चलिए आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। किसका? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? 50 नंबर का पेपर है हमारे पास, छठा पेपर है हमारे पास, और एफएम के साथ जोड़ी बनाकर बैठा हुआ है। लास्ट क्लास में हमने क्या बताया था आपको कि एसएम की बात करेंगे। मात्र 5 चैप्टर्स हैं हमारे पास। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस और स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। आगे चैप्टर पढ़ेंगे, बड़ा बड़ा पूरा लिख लेंगे तो दिक्कत वाली बात नहीं है। शॉर्टकट से अपना ये शॉर्ट टर्म से एक एक टॉपिक हमें पढ़ना ही है। तो अभी जो हम सिलसिला स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये सिलसिला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसको टेक्निकली कितने पार्ट्स में तोड़ दिया हमने? 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। एक का नाम आ गया मेरे पास स्ट्रेटेजिक, और एक का नाम मेरे पास यहाँ पर आ गया आपका डेट इज मैनेजमेंट। इन दोनों शब्दों को हमें समझना है, ये भी समझना है और ये भी समझना है, तब जाके थोड़ा सा एसएम के बारे में ज्ञान आएगा। पहला शब्द जो मैं लेकर आ रहा हूं उसका नाम मेरे पास क्या है? मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट का मतलब है टू मैनेज। अब जैसा एरिया होगा, जैसा एनवायरनमेंट होगा, वैसे उसको मैनेज करेंगे। मैनेजमेंट हमारी जिंदगी में एक नेसेसरी शब्द है जो हर जगह मौजूद होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अचीव होता है। अगर कोई काम तमीज से करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट अवेल करना पड़ेगा। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या होगा? यहां पर आपका अचीव हो जाएगा। तो अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूंगा, इसको हमने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया। एक हमने कीवर्ड बना दिया ऑल, और एक हमने कीवर्ड बना दिया कंपोनेंट्स। मैनेजमेंट के अंदर ये 2 शब्द आते हैं, एक का नाम है ऑल और एक का नाम है कंपोनेंट्स। ऑल का मतलब क्या है? ऑल का मतलब ये है कि भैया सबके लिए अपनी ज़िंदगी में मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना कंपलसरी है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। चाहे मेरा प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे मेरा नॉन गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे मेरा गवर्नमेंट सेक्टर हो, कोई भी प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस मैनेजमेंट नाम के शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरी कंपनी चाहे प्रॉफिट कमा रही है या प्रॉफिट नहीं कमा रही है, दोनों जगह पे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। तमीज से काम तो करना पड़ेगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, तब भी हमें चीज़ों का ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो भी काम खराब हो जाएगा। बच्चा स्कूल में जा रहा है या कॉलेज में जा रहा है, सबको अपनी चीज़ें क्या करनी पड़ेगी? मैनेज करनी पड़ेंगी। नहीं मैनेज करेगा फेल हो जाएगा। ठीक है, पुलिस की बात करेंगे, आर्मी की बात करेंगे, सब जगह लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमारे पास क्या होता है? हाई होता है। तभी कामयाबी मिलेगी। जहाँ पे मैनेजमेंट का लेवल बिगड़ेगा वहाँ पे सारी की सारी कहानी हमारे पास खराब हो जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि ये मतलब है मैनेजमेंट का हमारे पास। अब जब हम बात करते हैं कंपनीज के बारे में, तो हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। रिलायंस का नाम आपने सुना होगा, आपने टाटा का नाम सुना होगा, आपने अडानी का नाम सुना होगा। आज के बाद शॉर्ट फॉर्म में उसको रैट कह देंगे, तो मैं बोलूँगा रैट कंपनीज। तो रैट कंपनीज का मतलब क्या? रिलायंस हो गया, अंबानी हो गया, टाटा हो गया। हमने ज़बरदस्ती अपनी खुद की ये टर्म बना दी है, तो आगे हम पूरा नाम दोबारा नहीं लेंगे, बस एक बार रैट बोलेंगे, आप समझ जाना सर रिलायंस की बात कर रहे हैं, अडानी की बात कर रहे हैं और टाटा कंपनी की बात कर रहे हैं। कंपनी चाहे कोई भी हो, हमारे पास आपका स्मॉल लेवल हो या मिडल लेवल हो या मेरे पास टॉप लेवल हो, हर जगह मैनेजमेंट रिकमेंडेड होती है।
यानी मैनेजमेंट नाम के शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसीलिए उसको हमने क्या नाम दिया, लाल का ऑल का नाम दिया। ऑल का मतलब है कि हर जगह मैनेजमेंट का प्रयोग होगा। इनफैक्ट अगर मैं रैट कंपनीज की बात करता हूं, अगेन आई रिपीट, रैट मतलब रिलायंस, अडानी, टाटा, तो इन लोगों ने तो यहाँ पे क्या कर रखा है, मैनेजमेंट को डिवाइड भी कर रखा है। ये कहते हैं ये है हमारे पास लो लेवल मैनेजमेंट, ये है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और ये है मेरे पास टॉप लेवल मैनेजमेंट। कल को आप सीए कैटेगरी के आदमी बनेंगे, आपके नाम के आगे सीए लगेगा, तो आप सीधा किस कैटेगरी में आएंगे, टॉप में आएंगे। हालांकि कुछ सीए हमारे मिडिल लेवल में भी देखने को मिलते हैं, पर सपना तो सबका टॉप लेवल में जाने का ही है। और जो बंदा टॉप लेवल में जाता है, स्वाभाविक सी बात है, वही बंदा क्या करता है, स्ट्रैटेजीज बनाता है। अब क्योंकि सीए हमारा टॉप लेवल में जाएगा तो उसको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए हम ये पढ़ाई कर रहे हैं। तो रैट कंपनीज ने क्या कर रखा है, आपकी मैनेजमेंट को भी डिवाइड कर रखा है, लो लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया, टॉप लेवल हो गया, और कल को आपने सीए बनने के बाद टॉप लेवल में ही जाना है, ताकि आप कंपनी की डिसीजन मेकिंग कर सकें, ताकि आप कंपनीज की स्ट्रैटेजीज को बना सकें। तो ये जानकारी होगी ऑल के बारे में। दूसरा एरिया बेटा मेरे पास क्या था आपका, दूसरा एरिया मेरे पास था कंपोनेंट्स, है ना। मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक चीज नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल पार्ट्स हैं, मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। और मल्टीपल कंपोनेंट्स की बात करूंगा तो कितने हैं मेरे पास, पीओडी, कितने हैं मेरे पास, मैंने कहा पीओडी एससी, हमने क्या बोला, पीओडी, पीओडी एससी। पी की बात करेंगे, हमने कहा मैनेजमेंट का पहला काम क्या होता है, प्लानिंग करना, है ना, प्लानिंग करो भैया। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद दिशाएं आधारित होंगी, निर्धारित होंगी, डायरेक्शंस। फिर हमारे पास स्टाफिंग, और लास्ट में मेरे पास कौन सा शब्द आएगा आपका, डेट इज कंट्रोलिंग। तो अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूंगा तो कितने कंपोनेंट्स हैं मेरे पास, 5। तो हमने बोला मैनेजमेंट नाम के शब्द के अंदर हमारे पास पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स को कंपोनेंट्स का नाम दिया, और कंपोनेंट्स कितने हैं हमारे पास, 5। तो ये 5 कंपोनेंट्स हमारे पास हैं, जिसमें एक का नाम है प्लानिंग, एक का नाम है ऑर्गेनाइजेशन, एक का नाम है डायरेक्शन, एक का नाम है स्टाफिंग, और एक का नाम है कंट्रोलिंग। शॉर्टकट याद करिए, पीओडी एसओ, पीओडी एससी, पीओडी एससी, पीओडी एससी। ठीक है बेटा, ये हमारे पास जानकारी है। अब हर काम को करने से पहले इंसान को पहले क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है। भाई आपने सीए बनना है तो आपने भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी कि सर पहले हमें सीए का फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा, फिर हमें सीए का इंटर करना पड़ेगा, फिर बीच में इंटर्नशिप भी आएगी हमारे पास, फिर हम सीए का फाइनल कर लेंगे, फिर हमारे नाम के आगे सीए लिख लिया जाएगा। तो प्लानिंग करी आपने। आपने कहा जी मैं लेट से हमें 4 साल लग जाएंगे। 4 साल का मतलब है 4 साल मल्टीप्लाई बाय 12, 48 महीने का समय हमें वेट करना पड़ेगा। 48 महीने तक हम कुछ भी पैसा नहीं कमाएंगे, अनएम्प्लॉयड रहेंगे। नहीं सर इंटर्नशिप मिलेगा, अरे वो कोई पैसा होता है यार। यानी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भैया ये जो हमारा 48 महीने का जो समय है, इसमें फादर को ही सारा काम करना पड़ेगा, पिताजी को ही सारा खर्चा उठाना पड़ेगा, चाहे वो फाउंडेशन की ट्यूशन हो, इंटर की ट्यूशन हो, फाइनल की ट्यूशन हो, किताबों का खर्चा और रजिस्ट्रेशन हो, ये जो भी खर्चा पिताजी को उठाना पड़ेगा। मैं एटलीस्ट अगले 48 महीने पिताजी की सेवा नहीं कर पाऊंगा, हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अब क्या मेरी फैमिली ये सब मैनेज कर पाएगी? अगर मैनेज कर पाएगी तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाएगी तो भैया कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हमने प्लानिंग करी, एक रफ प्लानिंग करी। धीरे धीरे हमारी ये प्लानिंग और खतरनाक हो जाएगी। अब हमें पता है कि हम किस कैटेगरी में, सीए फाउंडेशन में है, या मान लो हम किस कैटेगरी में, सीए इंटर कैटेगरी में है। अब मान लो हम इंटर की कैटेगरी में, अब आप प्लानिंग करेंगे भाई इंटर के अंदर कितने पेपर है, आप बोलेंगे 6, मैं बोलूंगा 8। बताया था मैंने, क्यों बोला 8 मैंने? अब भैया 8 की ट्यूशन लगानी है हमें, एवरेज 5,000 भी लगा लेंगे एक सब्जेक्ट की फीस, तो भैया 40,000 का रोकड़ा हमारे पास होना चाहिए, है ना। 40,000 का रोकड़ा होना चाहिए। पापा हमें दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, क्वेश्चन मार्क है। मैं दिल्ली जाके पढ़ूंगा, हॉस्टल में रहूंगा, गंदा खाना खाऊंगा, सैर करूंगा, बीमार होऊंगा, उसके लिए खर्चा आएगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो यानी ये सारी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। तो हर काम के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। अब मुकेश अंबानी जी क्या प्लानिंग करेंगे जियो को लेकर,
वो कहेंगे भैया पहले बाजार में कितनी कंपनियां थी, 12 कंपनियां थी, मेरे आते ही सारे कितनी कंपनियां रहेगी, 3 रहेगी। 3 का नाम क्या है, एक का नाम जियो, एक का नाम एयरटेल और एक का नाम वोडाफोन आइडिया। अब मुकेश अंबानी जी कह रहे हैं भाई ये 12 में से 3 कंपनियां रहेगी, 9 कंपनियों को मैंने उड़ा दिया, मार्केट से खत्म कर दिया, चाहे वो एमटीएन हो, चाहे वो बीएसएनएल हो, चाहे वीएसएनएल हो, चाहे वो टाटा डोकोमो हो, चाहे वो एमटीएस हो, मैंने उड़ा दिया। अभी रह गई बाजार में कितनी कंपनियां, 3 कंपनियां। 3 में से एक का नाम जियो है, एक का नाम एयरटेल है, एक का नाम वोडाफोन आइडिया है। इसकी हालत खस्ता नजर आ रही है, मुकेश अंबानी जी को पता है। मुकेश अंबानी जी ने महसूस करा कि 204 रुपए का शेयर था, एक टाइम पे 2 रुपए 40 पैसे का आ गया, अभी मान लो 7.5 रुपए का है, तो मुकेश अंबानी जी कह रहे हैं कंपनी पिटी हुई है, कर्जे ज्यादा बड़े हुए हैं, इसको मार्केट से हटा दिया जाए तो डेफिनेटली इसका भी जो बेस है, वोडाफोन आइडिया का जो कस्टमर है, वो शायद जियो के पास या एयरटेल के पास बढ़ जाएगा, और ये जरूर चाहेंगे कि इसको उड़ाओ और केवल ये 2 प्लेयर बाजार में काम करें। तो इनको भी क्या करना पड़ेगा, कुछ प्लानिंग बनाना पड़ेगा। अब मुकेश अंबानी जी महसूस करा कि चलो भैया बाजार में 5G चल रहा है, चलो 6G लेके आते हैं, 6G लेकर आते हैं, और 6G को लाने के लिए ज़्यादा नहीं 1,45,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है, जो वोडाफोन आइडिया नहीं कर पाएगा। अगर हमारा जियो ये कर गया तो वोडाफोन आइडिया के कस्टमर भी हमारे पास आ ही जाएंगे, या अगर एयरटेल ने भी कर दिया तो थोड़ा कस्टमर किसके पास जाएगा, एयरटेल के पास जाएगा। और आने वाले समय में फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में 2 कंपनियों को ही मैनेज करनी पड़ेगी मार्केट, जिसमें एक जियो होगा, एक एयरटेल होगा। तो यानी प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग का मतलब आपको समझ में आ गया। प्लानिंग आपकी छोटे लेवल की भी होती है। आज मेरा पेपर है, आज मेरा किसका पेपर है, एफएम का, एसएम का पेपर है। पेपर कितने का, 3 घंटे का है, 100 नंबर का पेपर है। अब पर मिनट के हिसाब से, पर मार्क्स के हिसाब से नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा, कितना मिनट मेरे को कितने नंबर ऑफ मार्क्स के लिए चाहिए। तो ये जानकारी प्लानिंग के बारे में है। बस एक हेडिंग चाहिए, कोई अंदर हमें ज़्यादा विस्तार रूप में जानकारी नहीं पढ़ना, हालांकि आप बचपन में बिजनेस स्टडीज में पढ़ के आए होंगे। सेकेंड पॉइंट क्या आता है हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशन। क्या आता है बेटा मेरे पास, ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन किसका, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। कह रहा है चीजों को तमीज से रखो, और तमीज से किसको रखो, रिसोर्सेस को। जब भी हम कंपनी को चलाने की बात करते हैं तो कंपनी को चलाने के लिए मल्टीपल रिसोर्सेज हमारे पास होती हैं। जैसे हमारे पास कंपनी को चलाने के लिए मनी होता है, मेरे पास कंपनी को चलाने के लिए मैन पावर होता है, हमारे पास कंपनी को चलाने के लिए रॉ मटेरियल होता है, हमारी कंपनी में डेटा को प्रोसेस करने के लिए मशीनरी होता है। हम एक जगह जाके सामान बेचते हैं, जहाँ सामान बेचते हैं उसको मार्केट कहते हैं, ठीक है बेटा, उसको मार्केट कहते हैं। कई बार माल नहीं बिकता तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो हमें फिर अपने आप को मोटिवेशन करना पड़ता है। मोटिवेशन के लिए मोटिवेशन गुरु ले आते हैं हम लोग, उनका लेक्चर सुनते हैं, कंपनी की मैन पावर को लेक्चर सुनाते हैं। तो ये जो मनी हो गया मेरे पास, ये मैन पावर हो गया, मटेरियल हो गया, मशीनरी हो गया, मार्केट हो गया, मोटिवेशन हो गया, और एक एम और होता है जिसको हम कहते हैं मेथड। मेथड का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला, जो आपके रॉ मटेरियल को प्रोसेस्ड गुड्स में कन्वर्ट करे, उसको हमने क्या नाम दिया, मेथड। तो कोई भी कंपनी जब चलती है तो कंपनी को चलाने के लिए हमारे पास क्या होते हैं बच्चे, बड़े सारे रिसोर्सेज होते हैं। और रिसोर्सेज की बात करेंगे तो मेथड हो गया, मनी हो गया, मैन पावर, मटीरियल, साथ में मशीनरी, मार्केट और मोटिवेशन। ठीक है बेटा, तो ये रिसोर्सेज हैं। ये रिसोर्सेज लेटेस्ट से हमारे पास पड़ी हुई हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा ना, हमें इसका ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा। भाई सब कुछ हमारे पास क्या सीमित है, पैसे की बात करोगे सीमित है, मैन पावर की बात करोगे सीमित है, मटेरियल की बात करोगे सीमित है, मशीनरी की बात करोगे सीमित है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ऑफ रिसोर्सेज को। मेरी कंपनी में बड़े सारे क्या मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। ये मेरी कौन सी कंपनी है, रैट कंपनीज है। रैट का मतलब वही होगा रिलायंस, अडानी और हमारा टाटा। हमने कहा ये हमारे पास वो कंपनी का एनवायरनमेंट है। अब यहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स नाम का डिपार्टमेंट, मार्केटिंग नाम का डिपार्टमेंट, फाइनेंस नाम का डिपार्टमेंट, एचआर नाम का डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन नाम का डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक्स नाम का डिपार्टमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम नाम का डिपार्टमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम नाम का डिपार्टमेंट। ये एस का मतलब है सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। ये है मेरे पास लॉजिस्टिक्स, जो कि सामान को उठा के पटकेगा एक जगह से दूसरी जगह पे। ये मेरे पास हो गया आपका प्रोडक्शन। ये हो गया ह्यूमन रिसोर्स, जो कि मैन पावर का हिसाब किताब करेगा। ये आपका प्यारा सा सब्जेक्ट फाइनेंस, जिसके लिए आप दीवाने रहते हैं, है ना। ये आपका मार्केटिंग हो गया, जो प्रचार करेगा। ये आपका सेल्स हो गया, जो अल्टीमेटली माल बेचेगा।
तो मैंने कहा जो भी मेरे पास रैट कंपनीज है, रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, टाटा हो गया, वहां पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। क्या सबको मनी चाहिए, सबको मैन पावर चाहिए, सबको मटेरियल चाहिए, सबको मेथड चाहिए, सबको मार्केट चाहिए, सबको मोटिवेशन चाहिए, सबको एम चाहिए? तो भाई तेरे को कितना एम चाहिए, 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 तेरे को एम कितना, तेरे को एम कितना, तेरे को एम कितना, तेरे को एम कितना? तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये हमेशा कैसे होना चाहिए बेटा हमारा? ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमेशा आपका ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये भी किसका पार्ट है? मेरा मैनेजमेंट का पार्ट है। तो मैनेजमेंट क्या करेगा? मैनेजमेंट हमारी रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये क्लियर हो गया आपको ऑर्गेनाइजेशन नाम का शब्द। नोट्स आप साथ साथ उतार रहे होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप ले लेना या पॉज करके आप नोट डाउन करते रहना और बढ़िया रहेगा। ठीक है भैया, जिनको मेरी स्पीड पढ़ाने की स्लो लग रही है वो अपनी स्पीड फास्ट कर लो, 1.25, 1.5, पौने 2, 2, जैसे मर्जी पढ़ लो। और जिनको फास्ट लग रहा है वो और स्लो कर लो। तो बड़ा बढ़िया मेथड यूट्यूब ने दे रखा है कि आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, स्पीड को घटा भी सकते हैं, तो कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए स्पीड को लेकर। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा शब्द मेरी जिंदगी में क्या आ रहा है? डायरेक्शन, दिशा, है ना? डायरेक्शन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था हमारी कंपनी में ऐसा हायरार्किकल चार्ट होता है। यहाँ पे लो लेवल मैनेजमेंट है, यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट है। ऐसा कोई काम नहीं है लो लेवल का जो टॉप लेवल ना कर सके। ऐसा कोई काम नहीं है मिडिल लेवल का जो टॉप लेवल ना कर सके। पर क्या टॉप लेवल हर काम में इन्वॉल्व होगी? मतलब ही नहीं, ये हर काम में इन्वॉल्व नहीं होगी। इसको बोला गया भाई तेरा काम करने का दायरा ये है, तेरी दिशा ये है, यही काम करना है। हालांकि ये बंदा ये काम कर सकता है पर क्यों करेगा भाई? तो इंपॉर्टेंट आदमी है। अरे भाई तेरे नाम के आगे सीए लगा है, तेरा पैकेज साल का 50 लाख रुपए है, तू घटिया काम करने के लिए थोड़ी बैठा हुआ है। जो काम 25,000 रुपए की तनख्वाह में करवाया जा सकता है वो काम तेरे से थोड़ी करवाएंगे। आप तो मोटे मोटे काम करो भैया, आप तो मोटे मोटे काम करो तभी काम बनेगा, अदरवाइज काम नहीं बन पाएगा। तो यानी लो लेवल को क्या काम करना है, मिडिल लेवल को क्या काम करना है, टॉप लेवल को क्या काम करना है, किस दिशा में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, ये भी काम किसका है? ये भी फंक्शनिंग किसकी है? हमारे मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? टू डिसाइड द डायरेक्शंस। ठीक है बच्चे, तो डायरेक्शन का मतलब भी आपको पता लग गया। टॉप लेवल किस दिशा में काम करेगा, लो लेवल किस दिशा में काम करेगा, मिडिल लेवल किस दिशा में काम करेगा, वो दिशा भी कौन डिसाइड करेगी? हमारी मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगी। क्या कंपनी के अंदर एक आदमी काम करता है? अगर मैं बोलूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अगर मैं इसकी बात करता हूं, एक साल में सेल करती है कितना? ज्यादा नहीं, 9 लाख करोड़ का। प्रॉफिट कितना होता है? मोटा मोटा 81,000 करोड़ का। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? हमने कहा 20,11,000 करोड़ का। ये ऊपर नीचे होता रहता है, शेयर का भाव बढ़ेगा तो बढ़ेगा, गिरेगा तो गिरेगा। आपका एफएम का टीचर पढ़ाएगा आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। ठीक है भैया, तो आगे मेरे को समय मिला एफएम पढ़ाने का तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा, पर अभी मैं कोई आपको गारंटी नहीं देता। तो अभी तो आप अपने कोई अच्छे से टीचर को पकड़ लो, उससे पढ़ लेना। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करेंगे, 9 लाख करोड़ का सेल है, 81,000 करोड़ का प्रॉफिट है, 20,11,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो क्या ये सारा काम मुकेश अंबानी खुद करता होगा? नहीं सर, यहाँ पे तो एम्प्लॉयज की मात्रा जो है वो काफी ज्यादा है। मैंने कहा बच्चे कितने एम्प्लॉयज हैं? सर 3,45,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी के अंदर, जो कि मुकेश अंबानी की है, मोटा भाई की है। तो भैया ये जो हमारे पास 3,45,000 बंदा है, इसके ऊपर तो बड़ा दिमाग लगाना पड़ता होगा। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी सैलरी क्या है, इसका इंटरेस्ट क्या है, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, सब पे पूरा ध्यान देना पड़ता होगा, है ना? राइट पर्सन एट राइट टाइम एट राइट प्लेस होना चाहिए, तब जाके कंपनी ढंग से काम करेगी। 3,45,000 आदमी को खंगालना पड़ेगा भाई, कौन सा बंदा किस एरिया में मास्टर है उसको उसी एरिया में डालो, ताकि ऑप्टिमाइजेशन आ सके। ताकि क्या आ सके भैया हमारे पास? ऑप्टिमाइजेशन। तो स्वाभाविक सी बात है 3,45,000 जो इंप्लॉइज हैं उनमें उनमें से कौन सा आदमी किस जगह पे, हमें क्या सोचना पड़ेगा? हमें सोचना पड़ेगा राइट पर्सन
एट राइट टाइम एंड राइट प्लेस। सही आदमी सही दिशा में सही टाइम पे सही जगह पे होना चाहिए, तभी तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। भाई फाइनेंस में दिक्कत आ रही है, फाइनेंस मैनेजर को बुलाओ। हमने कहा ये एमबीए वाला बच्चा है और इसने एमबीए कर रखी है किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से XYZ, जिसकी कोई इज्जत नहीं है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत आ गई, ठीक है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत आ गई, तो भाई सीए को बुलाओ। आप बुला के ले आए एमबीए को, इसने भी एफएम पढ़ा हुआ है। अब कितना एफएम पढ़ा हुआ हम सब जानते हैं। एक तो प्राइवेट कॉलेज का बच्चा क्या पढ़ता हमें पता है, ऊपर से फाइनेंस, पंगा किससे ले रहा? सीए से। सीए उठा उठा के फेंकेगा। अब ये समस्या जो है इसको लेकर आओ, किसको लेकर आओ? सीए को पकड़ो, या सीए को पकड़ो या सीएफए को पकड़ लो, है ना, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट को पकड़ लो। ये लोग ज्यादा अच्छी फाइनेंस की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे रादर कि आप एमबीए को पकड़ के ले आए। तो हम एमबीए को जलील नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भैया एमबीए थोड़ा सा लेस कैलिबर है एमबीए वाला बच्चा भी अच्छा हो जाता अगर उसने 4 साल 5 साल बिताए होते। उसकी मजबूरी है बेचारे की, कॉलेज में 1 साल पहले कॉमन मस्ती करी, कुछ नहीं पढ़ा, दूसरे साल में फाइनेंस पढ़ा, अब क्या टक्कर लेगा वो सीए से या सीएफए से? सच्चाई है यार, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, मान भी लोगे तो कुछ नहीं कर सकते मेरा। तो ये हमारे पास जानकारी है, राइट पर्सन एट द राइट टाइम एंड द राइट प्लेस। ठीक है भैया। अब मेरी ये जो कंपनी है, इस कंपनी में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एचआर है, प्रोडक्शन है, लॉजिस्टिक्स है। मैंने कहा कौन सी कंपनी है? रैट कंपनी है ना, रिलायंस है, अडानी है, टाटा है, बार बार याद करवा दूंगा आपको। अब हम कहते हैं कि भैया आखिरी शब्द हम यहां पे क्या कहते हैं कि भैया समय समय पे आप चेक करो, यानी आप क्या करो? कंट्रोलिंग करो। क्या काम तमीज से हो पा रहा है कि नहीं हो रहा? क्या काम ढंग से हो पा रहा है, नहीं हो रहा? और कहीं ना कहीं हम ऑडिट इसी को ही कहते हैं कि हमें समय समय पे ऑडिट करना पड़ता है। ऑडिट कौन करता है? सीए करता है। सीए कौन है? फाइनेंशियल ऑडिट करता है ना। पर फाइनेंशियल ऑडिट के अलावा भी बड़े सारे काम होते हैं। क्या सारे के सारे डिपार्टमेंट तमीज से काम कर रहे हैं? कहीं मैन पावर की आइडल सिटिंग तो नहीं है? क्या यहाँ पर प्रॉपरली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं? क्या प्रॉपरली यहां पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं ताकि कहीं कोई हैकिंग तो नहीं हो रही है? अब आप सभी बच्चे जानते हैं कि आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, आईटी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हर कंपनी बिना कंप्यूटर सिस्टम के काम नहीं करती है ना। तो स्वाभाविक सी बात है, अब बिना कंप्यूटर सिस्टम के काम नहीं करेगी तो यानी डेफिनेटली वहां पर क्या होता है, एक बड़ी सी मशीन होती है और यहाँ पे आपके मल्टीपल क्या करते हैं? एम्प्लॉयज काम करते हैं। लेटर से एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। हमने क्या बोला? रिलायंस में कितना बंदा काम कर रहा है? 3,45,000 एम्प्लॉयज काम कर रहा है। तो लेटर से वो सारी ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड करते हैं वो कहाँ करते हैं? एक बड़ी मशीन में रिकॉर्ड करते हैं। बड़ी मशीन को टेक्निकली मैंने क्या नाम दिया? बड़ी मशीन को टेक्निकली मैंने सर्वर का नाम दिया। छोटे वाले कंप्यूटर को मैंने क्या नाम दिया? नोड का नाम दिया, या उसको मैंने क्लाइंट का नाम दिया। और ये मेरे पास एक डिवाइस होता है कंप्यूटर की जिंदगी में, नेटवर्किंग की जिंदगी में, जिसको हम स्विच कहते हैं, जिससे सारे के सारे कंप्यूटर आपके अटैच होते हैं। अब डेटा मेरा कहाँ पड़ा है बेटा? डेटा मेरा सर्वर के अंदर पड़ा हुआ। डेटा मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा भाई ये क्या पड़ा है? ये हमारा डेटा पड़ा है, ये हमारा इंफॉर्मेशन पड़ा है, ये मेरे पास नॉलेज पड़ा है, ये मेरे पास विजडम पड़ा है। ये डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, चारों में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। आने वाले समय में बताएंगे अगर जरूरत होगा। ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये आपका डेटा है, ये इंफॉर्मेशन है, ये नॉलेज है, ये विजडम है। डी फॉर डेटा, आई फॉर इंफॉर्मेशन, के फॉर नॉलेज और डब्ल्यू फॉर विजडम। ये जानकारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल को फ्यूचर में अगर ये जानकारी को हमें क्या करना पड़ेगा? हर कंपनी को सुरक्षा प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन आपकी हैक ना हो सके। अगर किसी हैकर ने हैक कर दिया, कंपनी बर्बाद हो जाएगी, कंपनी बर्बाद हो जाएगी। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आईसीएस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? आपका आईसीएस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आईसीएस की बात करेंगे तो आईसीएस का मतलब क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये शब्द तो आपने ऑडिट में सुना होगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या लगा होना चाहिए? हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आईसीएस लगा होना चाहिए। और आईसीएस की फुल फॉर्म मेरे पास क्या होती है? आईसीएस की फुल फॉर्म होती है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, है ना। ये हमारे कंपनी का जो सर्वर है,
जिसके अंदर डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम पड़ा हुआ है, उसको चेक करेगा और देखेगा कि बाजार का कोई थ्रेट हमारी कंपनी को बर्बाद तो नहीं कर रहा, कहीं हमारे जो कंपनी का जो सिस्टम है, नेटवर्किंग सिस्टम है, उसमें किसी तरह की वल्नरेबिलिटीज तो नहीं है। वल्नरेबिलिटीज का मतलब क्या होता है? वीकनेस। ठीक है भैया, थ्रेट मतलब धमकी, वल्नरेबिलिटी मतलब वीकनेस। हर कंपनी का अपना एक आईएस होता है। आईएस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। आईएस का मतलब बच्चों क्या होता है? आईएस का मतलब होता है, हमारे पास ऑडिट में शब्द सुने होंगे आप लोगों ने, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा। आईएस स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है? डेटा होता है, नॉलेज होता है, इंफॉर्मेशन होता है, विजडम होता है, और हमें चेक करना पड़ता है कि मेरे इंफॉर्मेशन सिस्टम में कोई थ्रेट तो नहीं है, कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, कोई वीकनेस तो नहीं है, कहीं कोई हैकर हमारी कंपनी में आके अटैक तो नहीं कर देगा, कहीं हमारा सिस्टम बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। पीछे आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, वजीर एक्स। ये हमारा क्रिप्टो एक्सचेंज था। ठीक है बेटा, क्रिप्टो एक्सचेंज था वजीर एक्स। आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, बीटीसी का, आपने थीरम का नाम सुना होगा, आपने सोलाना का नाम सुना होगा, आपने और बड़े सारे नाम है, डॉज कॉइन का नाम सुना होगा, मीम कॉइन्स का नाम सुना होगा, है ना। बिटकॉइन के बारे में आपने तो सुना होगा कि 2009 में 10 रुपए का रेट था, आज हमारा 1 CR का हो गया। काश मैंने यहाँ पे 1000 रुपये लगा लिए होते तो मेरे पास आज 100 करोड़ का माल होता। 2008 में, 2009 में मैंने 1000 रुपये लगाए होते बिटकॉइन में, आज मैं 100 करोड़ का मेरे पास पैसा होता, मैं सीए ना कर रहा होता। तो देखने वाली बात यह है कि ये जो हमारे एक्सचेंज है, वजीर एक्स नाम के जो एक्सचेंज है, वांट टू से समथिंग? हाँ, चिराग कॉलिंग ना, क्या? जस्ट वेट। हाउ मच टाइम? आफ्टर व्हाट टाइम? बोलो, थोड़ी देर में, अभी क्लास ले रहा हूँ, मैं देता हूँ। ठीक है, बोलो, सको पापा क्लास ले रहे हैं, अभी देते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे है, सॉरी बच्चों, बीच में थोड़ा सा फैमिली की बात, रात को रिकॉर्ड करो ना तो फैमिली के कुछ फ़ोन आ जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, क्रिप्टो एक्सचेंज की बात करेंगे। क्रिप्टो एक्सचेंज है वजीर एक्स, और ये सब बीटीसी यहाँ पे बाय सेल होते हैं। और ये एक्सचेंज को हैकर ने हैक कर लिया, और तकरीबन ज़्यादा नहीं, छोटी सी चोट मारी। कितनी चोट मारी? 2000 करोड़ की। 2000 करोड़ का चोट लग गया। 2000 करोड़ हैकर ने गायब कर लिए, है ना। हालांकि क्या वजीर एक्स ने अपने यहाँ पे आईसीएस नहीं लगा रखा था, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगा रखा था? क्या सीए ने तमीज से ऑडिट करा? भगवान जाने, कहीं ना कहीं तो फेलियर होगा, तभी तो जाकर क्या हुआ होगा, तभी तो जाकर ये हैक्ड हो गया, हैकर्स के द्वारा हैक्ड हो गया, है ना। तो समय समय पे हमें क्या करना पड़ता है? समय समय पे हमारी मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? कंट्रोलिंग करना चाहिए, चेकिंग करना चाहिए। अभी बाजार में कौन सा वायरस आया है ना। कंप्यूटर में, आईटी इंडस्ट्री में काफी सारे अटैक्स होते हैं, काफी सारे अटैक। शायद आपने एक नाम तो जिंदगी में सुना होगा, वायरस। आपने एक नाम सुना होगा जिंदगी में, ट्रोजन हॉर्स। आपने एक नाम सुना होगा जिंदगी में, वॉर्म। आपने एक नाम जिंदगी में सुना होगा, डेटा डिडलिंग। और नाम बताऊं? आपने एक नाम सुना होगा जिंदगी में, डेटा डिडलिंग हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, वायरस हो गया, वॉर्म हो गया, पिगी बैकिंग हो गया, स्पैमिंग हो गया, फिशिंग हो गया, डीडॉस अटैक हो गया, सोशल इंजीनियरिंग हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं? खतरनाक अटैक्स हैं जो हैकर मारते रहते हैं। रैंसमवेयर हो गया, जो एम्स के हॉस्पिटल पे अटैक हुआ था। वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, डेटा डिडली, पिकी बैकिंग, स्कैवेंजिंग, स्पैमिंग, सुपर जैपिंग, ईमेल फॉर्जरी, ईमेल थ्रेट, डिनाइल एक्सेस ऑफ सर्विस अटैक, फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग। ये सारे अटैक्स जो हैं वो कौन मारता रहता है? ये कौन मारता रहता है? हैकर भैया मारते रहते हैं। ये हैकर कहाँ के होते हैं? पाकिस्तान के होते हैं। ये हैकर कहाँ के होते हैं? ये हैकर आपके चाइना के होते हैं। ये हैकर कहाँ के होते हैं? ये हैकर आपके नॉर्थ कोरिया के होते हैं। ये हमारी जो इंडियन कंपनीज हैं, है ना, चाहे वो हमारा रैट हो, चाहे वो हमारा सरकारी कंपनी हो, इन पे ये लगातार अटैक मारते रहते हैं। ये हमारा कंपनी का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उस पर अटैक मारते रहते हैं। आज की डेट में हर कंपनी आईटी पे बेस्ड है, नेटवर्क पे बेस्ड है, क्लाउड कंप्यूटिंग पे बेस्ड है।
बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो सारे लोग अटैक मारते रहते हैं, अटैक मारते रहते हैं, उस कंपनी पे अटैक करते रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भैया हर 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 11 सेकंड में एक अटैक होता है। हैकर भैया हर 11 सेकंड में, ये वर्ल्ड का डेटा है, हैकर भैया हर 11 सेकंड में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी पे अटैक करते हैं। और तकरीबन वर्ल्ड की जितनी भी 90% कंपनीज हैं, 90% कंपनीज पे जो फॉर्च्यून 500 के अंदर आती हैं, फॉर्च्यून 500 के अंदर आती हैं, उन सब पे अटैक हो चुका है और लगातार अटैक जारी है। फॉर्च्यून 500 पे अटैक हो चुका है, लगातार अटैक जारी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो पाकिस्तान के हैकर हैं, चाइना के हैकर हैं, नॉर्थ कोरिया के हैकर हैं, ये इंडिया की कंपनीज पे अटैक करते हैं और इंडियन कंपनी को एक साल में 51,400 करोड़ का लॉस होता है। 51,400 करोड़ का लॉस होता है एक साल के अंदर। हैकर बर्बाद कर देता है इंडियन कंपनीज को, प्राइवेट कंपनी हो चाहे सरकारी कंपनी हो। 51,400 करोड़ कंपनियों का घाटा है हमारे पास, इतना लॉस है। जरा देखें 51,400 करोड़ कितना होता है। ये हो गया 51,400, साथ में करोड़, 1 2 3 4 5 6 7, इतना पैसा बर्बाद है देश का। अब ये पैसा काश मैं हॉस्पिटल्स में लगा देता, ये पैसा काश मैं कहाँ लगा देता, आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने में लगा देता, ये पैसा मैं स्कूल्स को बनाने में लगा देता, ये पैसा हम सारे सीए स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन में लगा देते। ये पैसा हमारे देश से चोरी हो गया, जेब से 500 रुपए चोरी हो जाए ना, चुभ जाता है, दिल को चुभ जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हर कंपनी को हम क्या कहते हैं कि समय समय पे भैया क्या करो, कंट्रोलिंग करो अपनी कंपनी के इंफॉर्मेशन सिस्टम को। अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या बला होती है, हालांकि ऑडिट का टॉपिक है, फिर भी मैं पढ़ा दूंगा आने वाले समय में। बड़े सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम का एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि हमारी कंपनी के अंदर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है टीपीएस नाम का, एक होता है एमआईएस नाम का, एक होता है डीएसएस नाम का, एक होता है ईआईएस नाम का, एक होता है ईएस नाम का, एक होता है ईआरपी नाम का, एक होता है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, कोर बैंकिंग सिस्टम, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा वेयर हाउस, डेटा माइनिंग, ये सारे के सारे क्या है, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपके ऑडिट के टीचर ने आपको पढ़ाया होगा। तो इसलिए कहा जाता है, हर कंपनी को कहा जाता है कि भैया समय समय पे कंट्रोलिंग करो। समय समय पे कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, समय समय पे कंपनी का इंफॉर्मेशन सिस्टम का एग्जामिनेशन करो, समय समय पे इंफॉर्मेशन सिस्टम की चेकिंग करो, समय समय पे इंफॉर्मेशन सिस्टम का इवैल्यूएशन करो, इवैल्यूएशन करो। करो किसका करो, इंफॉर्मेशन सिस्टम का। आज की डेट में हर ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम मिलता है। तो कल को जब आप सीए बन के किसी बिग फोर में जाएंगे और वो बिग फोर क्या करेंगे, आगे क्लाइंट्स को सर्विस तो देते हैं, ले टाटा, ले बिरला, ले रिलायंस, ले अडानी, है ना, ये ले माइक्रोसॉफ्ट, ये ले अमेजॉन, ये ले टेस्ला, इन सबको ही तो बिग फोर सर्विस देते हैं। तो इन सभी कंपनी के पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। बिना इंफॉर्मेशन सिस्टम के काम नहीं होता। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्या होनी चाहिए, हमेशा कंट्रोलिंग होनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, इंफॉर्मेशन सिस्टम की समय समय पे क्या होनी चाहिए, कंट्रोलिंग होनी चाहिए। और ये भी किसका काम है, मैनेजमेंट का। ठीक है बच्चे, कुछ जो शब्द आपके दिमाग के ऊपर से गए हैं वो टेक्निकल शब्द हैं, आने वाले समय में मैं आपको स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, चिंता मत करो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मैनेजमेंट के अगर मैं फंक्शंस की बात करूं या कंपोनेंट्स की बात करूं, मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो कितने हैं बेटा, 5। 5 का नाम बताओ प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताओ। PODSC, P का मतलब प्लानिंग, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, D का मतलब डायरेक्शन, S मतलब स्टाफिंग, C मतलब कंट्रोलिंग। और हर कंपनी में क्या काम करता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करता है। कल को ऑडिट करनी है तो किसकी ऑडिट करनी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो फाइनेंशियल ऑडिट होता है वो किसका पार्ट होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। और आज हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने बस ये पढ़ा कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को हमने कितने भागों में तोड़ा, 2 भागों में तोड़ा। एक का नाम मेरे पास क्या आ रहा है, स्ट्रैटेजिक, और एक का नाम मेरे पास आ रहा है मैनेजमेंट। फिर हमने किसको तोड़ा, मैनेजमेंट को तोड़ा, 2 भागों में तोड़ा, ऑल
और साथ में किस में तोड़ा आपका, कंपोनेंट्स में। ठीक है बेटा। ऑल का मतलब है कि हर कंपनी में मैनेजमेंट का इस्तेमाल होगा, स्कूल में, पुलिस में, आर्मी में, हर जगह इस्तेमाल होगा, कुछ भी मैनेजमेंट के बिना नहीं छूटेगा। और कंपोनेंट्स की बात करेंगे, कितने कंपोनेंट्स हैं, 5, और 5 का नाम क्या है, PODSC। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, D फॉर डायरेक्शन, S फॉर स्टाफिंग। 3,45,000 एम्प्लॉयज रिलायंस के पास है। और C फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग किसका भैया, कंट्रोलिंग आपका एक प्यारा सा शब्द आपने सुना, इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है बेटा। अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में ज्ञान नहीं है तो कमेंट में बताना, किस दिन इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर बड़ा सा लेक्चर ले लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। किसी भी तरह की कोई समस्या होती है 8885192716 पे कॉल कर लेना, बात कर लेना। मेरा नाम है विकास कपूर। ठीक है बच्चे। हालांकि ऊपर भी नंबर लिखा हुआ है, फिर भी मैं अलग से दर्शाऊंगा तो बच्चों का इंटरेस्ट बन जाएगा यहाँ पे। तो मेरा नाम है विकास कपूर। ऐसे ही हम लेक्चर्स लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।